जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं लेकर के आता हूं क्या डेली करंट अफेयर्स। जो बैकग्राउंड डिटेल होती है वो प्रोवाइड कर दी जाती है, साथ ही साथ जो मैप की डिटेलिंग होती है वो दे दी जाती है, पीआईबी डाटा और एडिटोरियल, साथ ही साथ एक रिवर भी कवर कर देता हूं। उसी के साथ ग्लोसरी भी आपको मिल जाती है, सारा का सारा कंपाइल करके आपको एक ही जगह पे प्रदान कर दिया जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, न्यूज है, सारी डिटेलिंग यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। उससे पहले आपको बता दें 2022 में ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया, इसकी डिटेलिंग भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ वेस्ट अफ्रीका। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक है, क्वेश्चंस यहाँ से बहुत सारे बने हैं, जो अभी ड्राई हो गया है और डेजर्ट में बदल गया है। रिसेंटली बात करी जा रही है, तो 2022 में ही ये क्वेश्चंस पूछा है, इसलिए लेक्स भी बहुत सारे मैं कवर किया हूं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले में बोल रहा लेक विक्टोरिया, दूसरे में फैगुबिना, तीसरे में अगुता, चौथों में बोल्टा लेक दिया हुआ है। कौन सा सही है कमेंट सेक्शंस में लिखना जरूर लिखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री पूछ रहा है, अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इनमें से कौन बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चंस यही किया है। 1 to 5 पहले में दे रहा है, दूसरे में 1 2 3 4 दे रहा है, तीसरे में 3 4 5 दे रहा है, चौथे में ऑल दिया हुआ है। कौन सा सही है कमेंट सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट डे इसकी सारी डिटेलिंग आपको प्रदान कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं पीआईबी न्यूज का जो भी इंपॉर्टेंट डिटेलिंग होता है। आपको बता दें कल पीआईबी न्यूज नहीं दिया था, इसलिए आज कल और आज का दोनों कंपाइल करके एक जगह पे आपको प्रदान कर दूंगा। चिंता करने की बात नहीं है, अगर कोई भी दिन छूट जाती है तो नेक्स्ट डे सारी चीजें आपको प्रदान कर दी जाती है। तो थर्ड डे ऑफ यूथ 20 समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है याद रखिएगा, तो आपका वाराणसी में सीधा सीधा क्वेश्चंस यही आएगा। यूथ 20 समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे हुआ है। तो ये एम्पावर करने की प्रयास चल रही है, किस प्रकार से अमृत जनरेशंस को यहाँ पे गवर्नेंस में ला करके रखा जाए, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया अनाउंस किया है डेफिनेशंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। क्या है ये ग्रीन हाइड्रोजन, उसी की डेफिनेशंस यहाँ पे देखेंगे कि एक बेसिक चीजें क्राइटेरिया फिट कर दिया है, उसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड फॉर इंडिया इस चीज को स्पेसिफाई किया है। अगर इमिशंस का जो थ्रेशोल्ड है यानी लिमिट रखा गया है क्या, 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट टू यहाँ पे पर केजी हाइड्रोजन 12 मंथ के एवरेज से, यानी एक साल में क्या पर केजी आप H2 अगर रिलीज हो रहा है तो ये उसके बराबर है, जो कि चीजें याद रखिएगा। पीएम यहाँ पे कंग्रेचुलेट किए हैं इंडियन टीम को जो कि जीत के आई है वुमेन रेसलिंग टीम। कहाँ पे, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पे चल रहा है अभी, जो कि आपको कई बार बता चुका हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे ट्रिब्यूट पे करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री राजीव गांधी जो कि देश के पीएम है, इनका देहांत हो गया था तमिलनाडु में। वो तमिलनाडु के कौन सी जगह पे इनका देहांत नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे एसासिनेशंस मैं कहूंगा हो गया था। तो इसकी वजह से ये चीजें हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, इनकी डेथ एनिवर्सरी को यहाँ पे सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जानना। तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नितिन गडकरी जो लॉन्च किए हैं भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। तो ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक प्रकार से टूल प्रोवाइड कर रहा है कि कस्टमर की सेफ्टी, कार की अगर कोई भी कार मोटर लड़ती है एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से यहाँ पे, तो उसकी कस्टमर की सेफ्टी होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर बात करी जाए तो उसमें जो कार में बलून होते हैं सेफ्टी, वो चीजें तुरंत इमर्ज आउट हो जाएं अगर कोई भी कोलिजन होता है आमने सामने की गाड़ियों में। तो यहाँ पे पहले ड्राइवर के पास ही होती थी, अब अगल बगल पीछे भी यहाँ पे सीटों पे होंगी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो लगभग 4 से 6 के आसपास यहाँ पे बलून भी प्रोवाइड कर जाएगी, जिसके साथ कस्टमर सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये AIS 197 जो स्टैंडर्ड है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इसको फॉलो करने की बातें बोली जा रही हैं। U20 समिट यहाँ पे कंक्लूड किया गया वाराणसी में, अभी रिसेंटली आपको बताया ही हूँ। चलिए देखते हैं आगे एडिटोरियल को, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सबसे पहले बता दूं, ये आपके कहाँ से निकाल के लाया हूं मैं, तो ये आपका डाउन टू अर्थ से एडिटोरियल निकाल के लाया हूं, उसकी सारी डिटेलिंग यहाँ पे दी जाएगी। तो पेंडेमिक जो अभी आया था, जिसे हम कोविड 19 बोलते हैं,
उसको लेकर के यहाँ पे बातें चल रही हैं। तो किस प्रकार से कहीं न कहीं जो इश्यू निकल के आ रही हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। क्या बातें बोली जा रही हैं? अभी रिसेंटली डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी भी बैकग्राउंड आपको कई बार दे चुका हूँ। तो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या डिक्लेयर किया है, जो कोविड-19 पैंडेमिक था, ये जो 5 मई 2023 तक चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें कम होती हुई नज़र आई हैं। फिर भी जो नोवल कोरोना वायरस है सार्स-कोव-2, इसका क्या फुल फॉर्म है? क्वेश्चंस कई बार किया हुआ है। तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड सेकंड, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इसे वायरस का नाम है, कोविड-19 डिजीज का नाम है। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही सारी चीजें मेन स्ट्रीम में चल रही हैं। सार्स-कोव-2 को फिर भी यहाँ पे अटेंटिव तरीके से डील करने की जरूरत है। हालांकि डब्ल्यूएचओ ने रिकमेंड किया है, ये बहुत ज्यादा अब इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है कि इस पे फोकस किया जाए। फोकस करने के लिए वो कहाँ पे बोल रहा है कि आप क्लाइमेट पे फोकस करिए, सस्टेनेबिलिटी पे फोकस कीजिए, पॉवर्टी पे फोकस कीजिए। इन सब मुद्दों पे फोकस करने की जरूरत है। कोविड-19 यहाँ पे पेंडेमिक की अगर बात करें, तो जो बहुत सारी इश्यू निकल के आया, बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ। इसके बाद आज के डेट में बात करें तो वैक्सीनेशंस जो ड्राइव चली है वर्ल्ड में ग्लोबल, तो बहुत तीव्र गति से ये चीज़ें कंट्रोल भी हुई है। हालांकि डेथ अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बहुत हद तक सही हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ें क्या बातें बोल रहे हैं, तो एक इमरजेंस की बातें बोल रहे हैं। नया चीज़ें आने वाला सार्स-कोव-2 जो सब वेरिएंट है EG5, तो ये जिस EG5 और जिसे इरिस भी बोला जा रहा है, तो इसी का सब वेरिएंट है सार्स-कोव-2 का। और यहाँ पे क्या डेजिग्नेट किया गया है, तो ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है डब्ल्यूएचओ को द्वारा। क्वेश्चन ये आ जाए ERIS क्या है, EG5 क्या है, तो ये भी याद रखिएगा, सब वेरिएंट है किसका? सार्स-कोव-2 का। EG5 सिमिलर टू XBB 1.5 सब वेरिएंट और सब लीनेज ऑफ ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का EG5 है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीजें क्या रिपोर्ट कर रही हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये अभी खत्म हो चुका है। इस पे इन्फेक्शियस जो कैपेसिटी है इसकी फैलाने की, वो अभी भी सर्कुलेट कर रही है मार्केट में, इसीलिए VOC बोला गया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला जा रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे पब्लिक हेल्थ डोमेन में, यहाँ पे वो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की बातें नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें वैक्सीन आपकी बनी हैं वो इफेक्टिव हैं, बहुत सारे जगहों पे कार्य भी कर रही हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो वायरस है वो आमतौर पर तो इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सार्स-कोव-2 की बात करी जाए तो ये अभी भी थ्रेट गया नहीं है, यानी सबसे खतरनाक तो सार्स-कोव-2 ही माना गया है। इसलिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको, तो ये सिचुएशंस में जब इसको अगर फेस कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को अभी भी हम बरकरार रख सकते हैं, इम्यून करके आगे चल सकते हैं। दूसरी चीजें क्या चीजें बोली जा रही हैं, तो जो कोरोना वायरस है इसका तो म्यूटेशंस है। म्यूटेशंस क्या होता है, मान लीजिए ये कोरोना वायरस है, बाद में अपने आप को म्यूटेंट करके और शक्तिशाली कर लिया, बाद में अपने आप को म्यूटेंट करके और शक्तिशाली कर लिया, तो जो मेडिसिन इस पे लगाई गई थी वो कार्य नहीं करेगी। अब इसके लिए नई मेडिसिन आएगी, तो फिर इस पे जो मेडिसिन लगाई गई, म्यूटेंट हो गया ये, तो इस पे कार्य नहीं करेगी, इसलिए इस पे नई मेडिसिन लगानी पड़ेगी। तो यही है अपना जो सीक्वेंसिंग है, बदलता हुआ जाता है, इसी को म्यूटेंट बोलते हैं। म्यूटेंट का सीधा मतलब बोला जाए तो चेंज इन द कैरेक्टर, फिजिकल्स, ऐसी चीजें बोली जा सकती हैं, यानी अपनी को इम्यून कर लेता है किसी भी ड्रग्स के खिलाफ। तो यहाँ पे म्यूटेशंस पावर तो ये लेकर के चलता है। तीसरी चीजें क्या बोली जा रही हैं, तो नो नीड टू वियर मास्क, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है सार्स-कोव-2 को लेकर के, वो यहाँ पे होनी चाहिए। 5 साल की बात बोली जा रही है वायरस की, जो कि यहाँ पे इम्यूनिटी को इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, गिराता हुआ नजर आता है। तो ये जो हाई रिस्क पीपल हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करी जा रही है, जो ओल्ड एज पीपल है जिनकी इम्यूनिटी यहाँ पे एकदम डिक्लाइन अवस्था में चल रही है, तो उसको क्या होगा, वहां पे उनको इजीली इम्पैक्ट करता हुआ नजर आएगा। इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं कि अपनी इम्यूनिटी को हमें सही रखना है। तो आपकी इम्यूनिटी सही रहेगी, हेल्थ सही रहेगा, हेल्थ सही रहेगा तो सारी चीजें सही रहेंगी। इसलिए फोकस करने की जरूरत है क्या, अब
बात करी जा रही है कि जब ये चीजें इतनी सही तरीके से डील हो गई, वैक्सीनेशन ड्राइव चली गई, अवेयरनेस चलाई गई, ग्लोबल एकजुट होकर डेवलप किया गया वैक्सीन, तो हमें फोकस करने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज पे, ग्लोबल वार्मिंग पे, इन सब मुद्दों पे फोकस करने की जरूरत है। जो नए नए पैथोजेंस आ रहे हैं उसको फोकस करने की जरूरत है। इपिडेमिक, पैंडेमिक, ये जो चीजें हैं इन पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि देश में क्या हो रहा है। अब अगर पैंडेमिक की बात करी जाए, कोविड-19 की हम बात कर लें, तो कोविड-19 कहीं ना कहीं ये चीजें डिक्लाइन हुआ है, लेकिन दूसरी चीजें क्लाइमेटिक डिजास्टर ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वही चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पायलट फेटीग, फेटीग का क्या मतलब होता है? थकावट, एग्जॉस्टेड, टायर्डनेस, ये सब चीजें फेटीग को रिजेंबल करती हैं। इसकी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पायलट तो सभी लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं होगी। बात करी जा रही है 1976 से ही, अगर ये आंकड़े को देखा जाए, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एडिटोरियल ये रहने वाली है, आपको बता दें। तो चलिए आज खंगालते हैं कि क्या अपने क्रू मेंबर में लूपहोल है, क्या क्या कमियां हैं अपने इस सिविल एविएशन रूल्स रेगुलेशंस में, क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस किसी भी फील्ड से यूपीएससी मेंस में दे ही देता है। तो यहाँ पे क्या चीजें बोल रही हैं? जो इंडियन एयरलाइंस है 1976 की यहाँ तरफ बात करें तो यहाँ पे बॉम्बे से मद्रास को फ्लाइट थी IC 171 जो क्रैश हो गई थी। तो यहाँ पे बॉम्बे से टेक ऑफ की और यहाँ पे रास्ते में क्रैश हो गई। एक यहाँ पे 95 लोगों की मृत्यु हो जाती है। दूसरी तरफ बात करी जाए तो इंडियन में ये बताया जा रहा है आग लग गया वहां पे। ये 1976 की हम बातें बोल रहे हैं, अभी रिसेंटली मत जोड़ के देखिएगा। यानी लंबे समय की आंकड़ा आपको प्रस्तुत करी जा रही है किस चीज को लेकर के? तो यह आपके आंकड़े को कि जो आपका पायलट है, जो आपके क्रू मेंबर हैं, जो आपके देश के रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे इवॉल्व हुए हैं, क्या लूप होल है, कमियां हैं, वही सारी चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो क्या कैप्टन KD गुप्ता जो इसके थे वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कॉकपिट में वॉइस आती हुई नजर आई है, उनको स्लीपी जैसा फील हो रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो जगे हुए थे कई दिनों से, वो सही से नींद नहीं ले पा रहे थे, रेस्टलेस पोजीशन में थे। इससे यही तो क्वेश्चंस बड़ा निकल के आ रहा है कि उनको रिलैक्स प्रोवाइड नहीं करी जा रही थी। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, जो कि मॉर्निंग में ही वो क्या उड़ाए थे? दिल्ली वाली बोइंग फ्लाइट उड़ाए थे। तो ये भी चीजें याद रखिएगा। दिल्ली में ये उड़ा रहे हैं, बाद में बॉम्बे से मद्रास जा रहे हैं, यानी हैवी ड्यूटी इंपोज कर दी गई थी। तो यहाँ पे स्लीपी तो व्यक्ति फील करेगा ही करेगा। इल फिटेड प्लेन की बात बोली जा रही है। प्लेन भी बहुत अप टू द मार्क नहीं रह रहे हैं, जिसके कारण ऑपरेट में यहाँ पे बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही हैं। तो जो पैसेंजर मद्रास को जा रहे थे बोइंग फ्लाइट में, यहाँ पे इस प्रकार की चीजों का सामना भी करें, जैसे कि बर्ड हीट और स्नैग, ये सब चीजें कहीं ना कहीं फेस करते हुए नजर आ रहा है। जब प्लेन उड़ता है, ड्राइंग तो नहीं सही है लेकिन फिर भी, तो जब प्लेन उड़ता है यहाँ पे, तो अगर बगर थंडर बर्ड होती हैं, ये बर्ड्स आके कभी कभी टकरा जाती हैं। तो ये भी चीजें हैं, पायलट्स को ये सब चीजें ध्यान में रहती हैं। लेकिन यहाँ पे स्लीपी नेचर की वजह से यहाँ पे ये चीजें हो गई। और क्यों स्लीपी नेचर है? क्योंकि उनको रेस्ट जो रेगुलेशंस के अनुसार, सिविल एविएशन के रेगुलेशंस के अनुसार ये चीजें सही से मिलती नहीं है। अब वो चीजें खंगालेंगे, हम देखेंगे रिपोर्ट क्या कहता है। तो कुछ पायलट ऐसे भी हैं जो यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट से उनका डेथ हो गया। आखिर में क्या इतना बड़ा उनके ऊपर बोझ है? कार्डियक अरेस्ट से क्यों मर रहे हैं? तो पायलट ऑफ इंडियन ओरिजिन जो फ्लाई कर रहे थे वेस्ट एशिया में, यहाँ पे उनकी भी यहाँ पे डेथ होती हुई नजर आ रही है। बात करी जा रही है कोलैप्स कर गए जब वो बोर्डिंग गेट नागपुर पहुंचे। तो महाराष्ट्र की बात करी जा रही है, जब गेट को बोर्ड कर रहे थे, यहाँ पे जब बोर्डिंग होती है ना, जब आप लोग जाएंगे कोई भी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे बोर्डिंग होती है, एक आपकी एंट्री होती है, दूसरा पायलट की एंट्री होती है। तो यहाँ पे जब पायलट एंट्री मार रहे थे कि हाँ अब हम जाएंगे, उड़ाएंगे प्लेन, उसी समय उनको हार्ट अटैक आ रहा है, वहाँ पे कोलैप्स हो गए हैं और वहाँ पे उनकी डेथ भी हो जाती है। तीसरा इंसिडेंट गिनवा रहे हैं आपके सामने यहाँ पे। तो जो लैटिन अमेरिकन फ्लाइट है मियामी से सैंटियागो चिलो, यहाँ पे भी कोलैप्स फाल हुआ और को पायलट की यहाँ पे डेथ भी हो गई। 10 साल अगर पिछले जाकर के देखें, 10 साल, तो वहाँ पे इंडियन पायलट पास्ट अवे हुए हैं, उनकी मृत्यु होती हुई नजर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि हम अपने पायलट की अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। बात सही है, ट्रेनिंग आप प्रदान करते हैं, लेकिन बड़ा क्वेश्चंस
ये निकल के आ रहा है। क्या हम अपने एयरलाइन मैनेजमेंट को सही प्रकार से चला रहे हैं, एविएशन रेगुलेटर को सही प्रकार से चला रहे हैं? इंपॉर्टेंस है ये चीज़ कि हमारे जो पायलट हैं वो थकावट से ना गुजरे, ना कि उनको स्लीप वाली प्रॉब्लम हो। तो अगर स्लीप वाली प्रॉब्लम उनको होगी तो वो प्लेन उड़ाएंगे कैसे? बहुत सारे पैसेंजर को लेकर के जा रहे हैं, तो यहाँ पे डेथ और कैजुअलिटी केसेस ज़्यादा निकल के आएंगे। यही कारण है कि इंडिया में इस प्रकार की केसेस भी निकल के आ रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रूल्स रेगुलेशंस सही नहीं चल रहे हैं। तो यही सारी इश्यू निकल के आ रही हैं जो आपको बताना है। प्रॉफिट पे फोकस किया जा रहा है, पैसेंजर पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे एयरलाइन बिजनेसेस को अगर हम बात करें तो क्या सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर यहाँ पे नहीं जरूरी है? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल के आ रहा है। लॉस ऑफ 150 लाइव्स एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करी जाए तो यहाँ पे 9812 मंगलुरु यहाँ पे 2010 में जा रहा था, तो ये भी केस निकल के आता है। सुप्रीम कोर्ट बार बार हिदायत देता रहता है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एयरलाइंस को कि आप इस प्रकार की चीज़ों में रेगुलेशंस लाइए ताकि जो आपके पायलट हैं वो सही प्रकार से प्लेन को उड़ा सकें, उनको टायर्डनेस, फेटिगनेस, एंजाइटी, स्ट्रेस ये सब चीज फेस ना करना पड़े। इंडिया की बात करी जा रही है, यहाँ पे वर्स्ट सेट ऑफ रूल बोला गया। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे बोला गया वर्स्ट सेट ऑफ रूल। जो फ्लाइट उड़ाने की ड्यूटी है, टाइम है, वो बहुत ज्यादा है और जो पीरियड है रेस्ट की वो बहुत कम दी जा रही है। इसी सब चीज को लेकर के यहाँ पे बातें बोली जाए। क्या क्लेम किया है? एयरलाइंस क्लेम कर रहा है कि सारे के सारे पायलट वेल ट्रेंड है, मिनिमम स्टैंडर्ड जो भी चीजें उसको फॉलो किया जाता है। 40 साल के इस पायलट के दौर में ये तो चीजें तय हैं कि अगर आप इतनी अच्छे से ये चीजें फॉलो करते तो इस प्रकार के जो एवं आपको आंकड़े मैं बताया वो कहीं ना कहीं चीजें नहीं होती, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। क्या चीजें हैं? तो यहाँ पे मैनिपुलेट किया जाता है ट्रेनिंग को, और एक प्रकार से अगर बात करी जाए सही तरीके से ट्रेनिंग होने के बाद भी यहाँ पे सही तरीके से जो रिक्वायर्ड है क्या उनकी रेस्ट, जैसे कि बात करी जाए तो और भी जो देश के पायलट हैं, दूसरे देश के यूएस की बात करी जाए, कनाडा की बात करी जाए, वहां पे वीक में 2 दिन की छुट्टी मिलती है। साथ ही साथ जो ईयरली छुट्टी होती है वो प्रोवाइड करी जाती है, ओकेजनल छुट्टी प्रोवाइड कर दी जाती है। जो रिक्वायरमेंट है तो उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। अपने भारत में इस प्रकार की चीजें नहीं है, वो भी चीजें आपको बताएंगे। दूसरी चीजें क्या चाहिए? डिफिशियंसी इन हाईलाइट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो एनेक्शन 14 वॉल्यूम फर्स्ट है, ये नियम है सिविल का कि किसी प्रकार से अगर कोई भी प्लेन उड़ती है तो उसका क्या नियम नॉर्म्स होना चाहिए, कानून होना चाहिए, ये चीजें बताई जा रही हैं। तो बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशंस में अभी हम लोग हैं, ऐसा सोच समझ सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि हम लोग जो नॉर्म्स है ना एनेक्सर 14 वॉल्यूम फर्स्ट को वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन और यूजफुल लगा हो किसी भी एंगल से तो इसको सब्सक्राइब शेयर करना फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल भी नहीं भूलें। पायलट्स की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे सेम कैटेगरी ऑफ वर्क एयरलाइंस में जो दूसरे जगह पे करते हैं, तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? 2 दिन की छुट्टी दी जाती है यहाँ पे, और प्रत्येक वीकली ये चीजें मिलती हैं। 52 वीक होती है तो 2 दिन प्रति वीक प्रदान करी जाती है। भारत में यहाँ पे क्या चीजें हैं? तो यहाँ पे भारत में 1 दिन की छुट्टी प्रदान करी जाती है, और ये कितनी ज्यादा हरासिंग हो जाती है एक पायलट के लिए जो कि यहाँ पे स्पेस में अपने चीजों को उड़ा रहा है। तो बहुत सारी थकावट भी आ जाती है। हम सभी लोग जानते हैं अगर हम ट्रेवल करते हैं तो उसमें थकावट ज्यादा लगता है। तो वही कारण है यहाँ पे सेफ एयरलाइंस के लिए नॉर्म्स बनानी चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। डीजीसीए डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन जो रेगुलेट करते हैं इस प्रकार की चीजें, यहाँ पे तो कहते हैं मिनिमम चीजें हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे प्रिवेंट नहीं हो पा रही हैं क्या सेफ्टी सिक्योरिटी ह्यूमन की। इवन पायलट भी डेथ करते हुए नजर आ रहे हैं। डेथ तो छोड़ दीजिए, हार्ट अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीजें आंकड़े निकल के आ रहे हैं जो आपको बताना है। फैटल एक्सीडेंट की बात करी जाए तो यानी फैटल मतलब ब्रूटल, बहुत ही ज्यादा भयानक, तो मंगलुरु कोझिकोड 20 अगस्त 2022 में रिसेंटली आइडेंटिफाइड किया गया। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, पायलट जो है यहाँ पे मेडिसिन ले रहे थे, यानी वो बीमार था व्यक्ति, जो पायलट की हम बात करें तो अभी तो वो मेडिसिन पे डिपेंड था। तो ऐसे पायलट को आप यूज कर रहे हैं जो अनहेल्दी है। तो अनहेल्दी सिचुएशंस में हमारे पैसेंजर की सेफ्टी का बड़ा क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ये सारी चीजें हैं, इसलिए जो
रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं सिविल एविएशंस के लिए, हमें क्या उसको फॉलो नहीं करना चाहिए? एनेक्शन 14 वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो नहीं करना चाहिए क्या? सेल्फ मेडिकेशंस, ये सब चीज़ें जो चल रही हैं कहीं ना कहीं हमें इस पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की ज़रूरत है। दूसरा, एक स्पेशल इनके लिए रेस्ट की आवश्यकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सप्ताह में 7 दिन काम कराइए, 1 दिन छोड़िए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो अलग डेवलप्ड कंट्री इस पे फॉलो कर रही हैं रूल्स को, हमें भी क्वालिटी ऑफ द रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है, नहीं तो ऐसी सिचुएशंस कंडीशंस बनती रहेंगी। चलिए देखते हैं ड्राइएस्ट अगस्त, ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल निकल के आया है, वो सारी चीजें देखेंगे। यानी जो अगस्त का महीना है वहां पे कम बरसात देखने को इस बार मिल रहा है। अगस्त में कम बरसात होगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शंस घटती हुई नजर आएगी। बहुत सारे ऐसे जो प्रमुख प्रमुख सीरियल्स हैं उसकी प्रोडक्शंस प्रोडक्टिविटी दोनों घटती हुई नजर आएगी। क्या चीजें बोली जा रही हैं? तो जो वेदर का रिपोर्ट आया है, एक्सपर्ट यहाँ पे क्या बातें बोल रहे हैं कि जो 100 साल का आंकड़ा है यहाँ पे कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। 7% लेस रेनफॉल इस साल, अगर एग्रीगेट बात करी जाए, कम्युलेटिव, दोनों सारी चीजों को एक साथ लेकर के जब मापा जाता है तो उसको कम्युलेटिव बोली जाती है। तो यही लॉन्ग पीरियड एवरेज, लंबे पीरियड का एवरेज यहाँ पे देख करके चीजें निकली हैं कि 7% लेस चीजें निकल रही हैं। अब देखिए ऐसी सिचुएशंस हो गई है जिसके कारण मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिशियली ये चीजें कह रहा है कि जो एवरेज है वो लेस देन 180 mm ऑफ रेनफॉल अगस्त में होगी। यानी इतनी कमियां निकल के आ रही हैं। तो लोवेस्ट सेंस रिकॉर्ड 1901 अगर बात करी जाए तो इसके आंकड़े में 1901 के आंकड़े में चीजें तुलना हो रही हैं। रिपोर्ट क्या दिखा रहा है कि जो खरीफ फसल से, अच्छा खरीफ फसल कौन कौन है, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए क्योंकि क्वेश्चंस कई बार आता है और मैं आपको कई बार यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हूँ। तो पल्सेस की बात करी जाए तो 10% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे रिटेल इन्फ्लेशन की बात करी जाए तो 13% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोडक्शंस घट रहे हैं, इन्फ्लेशंस बढ़ रहे हैं, तो मार्केट में डिमांड क्या होगा और प्राइस क्या होगा, दोनों को दोनों बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। ये चीजें याद रखिएगा। दूसरी चीजें, अगस्त में जो रेनफॉल की कमियां हैं कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगी फूड प्राइजेस में। यहीं पे बात करी जा रही है क्या, तो आप देख सकते हैं रेनफॉल डिप्राइवेशंस किस प्रकार से हो गई हैं। एलपीए लॉन्ग रेंज की बात करी जा रही है लंबे समय तक। तो इस चीज को हम देखेंगे अगर तो परसेंटेज की आंकड़ाएं ये नजर आ रही हैं। 2022 और 1990 में देखा जाए, ये जो चीजें निकल के आ रही हैं कलर, वो राइस प्रोडक्शंस के लिए और ये फूड ग्रेन्स के लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये रेनफॉल को दर्शाता है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा, हर जगह यही आंकड़े दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, रेनफॉल और प्रोडक्शंस और राइस, कुछ यहाँ पे आकर के इस वाले खाने में देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, राइस प्रोडक्शंस यहाँ पे और फूड ग्रेन प्रोसेक्शन, दोनों कितनी सही चीजें चल रही थी। लेकिन यहीं पे बात करी जाए यहाँ पे प्रोडक्शन इन परसेंटेज लेस इरिगेटेड स्टेट की, तो यहाँ पे रेनफॉल की कमियां देखिए, किस प्रकार से रेनफॉल गिरती हुई नजर आ रही है और प्रोडक्शंस किस प्रकार से गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रोडक्शंस ग्रोथ है, क्योंकि रेनफॉल कम हुआ है तो प्रोडक्शंस ग्रोथ भी कम ही होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तक कितने स्टेट पहुंचे हैं, ये देखने योग्य बातें हैं। असम, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा ये कलर को रिजेंबल कर रहे हैं। रेनफॉल की कमियां को दर्शा रहा है, प्रोडक्शंस ग्रोथ को दर्शा रहा है। यहाँ पे ये स्टेट है। तो सारी डिटेलिंग आपको दे दिया गया है। 2020 और 1990 की चीजें हैं, ये चीजें दर्शा रही हैं। तो 2020 और 1990 में किस प्रकार से चीजें, वेस्ट उत्तर प्रदेश चला है, एमपी चला है, हरियाणा चला है, ये सारे स्टेट में कुछ प्रोडक्शंस दिखे हैं। कच्चा थीवी कंट्रोवर्सी चल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। यहाँ से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, वो आपका एग्जाम्स में आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 5 स्टार लगा देता हूँ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या चीजें है, कच्चा तीवी आइलैंड देखेंगे बैकग्राउंड में कहाँ पे है, तो आपके इसकी सारी डिटेलिंग आपको अभी दूंगा बैकग्राउंड में। तो पहले स्टोरी समझ लेते हैं। ये कच्चा तीवी आइलैंड कहाँ पे है, तो आपका पाक जो खाड़ी है, पाक बे, वहां पर ये चीजें हैं। पाक बे कहाँ है, पाक स्टेट कहाँ है, गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ है, वो सब बैकग्राउंड में जानना बहुत जरूरी है। चलिए पहले वही देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, ये आपका भारत लैंड हो गया, ये आपका श्रीलंका हो गया। अब आपका ये राम सेतु है, धनुषकोडी की चीजें याद रखिएगा जो कि आपको जानना
जरूरी है यहाँ तक। तो ये राम सेतु है जिसे एडम ब्रिज भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यही चीजें कनेक्ट होती है श्री रामचंद्र जी के द्वारा, और यहाँ पे ये श्रीलंका तक चीजें पहुंचते हैं और माता सीता को हर यहाँ पे छुड़ा करके लाते हैं। तो ये तो हिस्टोरिकल चीजें हो गई, लेकिन अब किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे? हम अब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, जो कि यहाँ पे चीजें मेंशन है। कच्छातीवी आइलैंड यहाँ पे है, और ये किसको दे दिया गया था? ये दे दिया गया था श्रीलंका को। याद रखिएगा 1974-75 में ये डील होती है, और 76 के आसपास इनको प्रदान कर दी जाती है। तो अभी आपकी इसको डिटेलिंग हम दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या चीजें हैं? पाक बे कहाँ है? तो ये आपका पाक बे है, खाड़ी, याद रखिएगा। और ये आपका पाक स्ट्रेट है। स्ट्रेट दो लैंड के बीच की जो नैरो स्ट्रेट होती है उसको स्ट्रेट बोलते हैं। पाक बे, ये वाला एरिया पाक बे है, जिसे हम खाड़ी बोलते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? स्ट्रेट, बे एंड मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, SBM याद रखिएगा। नॉर्थ से लेके साउथ तक ये चीजें आ जाएंगी, तो याद रखिएगा SBM, स्ट्रेट, बे और मन्नार। कच्छातीवी का लोकेशंस आपको दिखा दिया, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए यहाँ पे चीजें क्या बोल रहे हैं। तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टैलिन, MK स्टैलिन, वो यहाँ पे देश के अपने PM जो मोदी हैं उनसे ये बातें बोलते हुए नजर आ रहा है कि अपना डेजिग्नेट इस पे लगाइए और कार्य करिए, ताकि जो कच्छातीवी आइलैंड है वो भारत को पुनः मिल सके। क्यों मिल सके, क्यों यहाँ पे फोकस करी जा रही है सारी चीजें? तो आपको बता दें, जो फिशरमैन है देश के, वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं, जिसके कारण अरेस्ट कर लिए जाते हैं। उनके बोट को वो रख लेते हैं, बोट नहीं देते हैं, और प्रिजन जो बना देते हैं, प्रिजनर, कैदी, उनको बाद में रिहा कर देते हैं। बोट और नेट ये सब चीजें नहीं देते हैं, जिनके कारण इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो जाती है, पुनः रोड पे आ जाते हैं। एक एक बोट खरीदने के लिए कई कई लाख रुपए, जाली खरीदने के लिए बड़े बड़े जाली कई कई लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पुनः रोड पे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी अर्निंग की ये सोर्स होती है। तो कच्छातीवी आइलैंड इसीलिए ये बना हुआ है कि ये इंडिया का पार्ट था, और श्रीलंका को प्रदान कर दी गई। 285 एकड़ की ये लैंड है। 14 नॉटिकल माइल्स रामेश्वरम से निकलती है। ये रामेश्वरम वही है जिसे हम आपको अभी दिखा रहे थे, जहां धनुषकोडी मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? तो ये जो श्रीलंका को प्रदान कर गई है, ये प्रॉब्लम कर रही है फिशरमैन ऑफ द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कभी कभी चले जाते हैं गलती से, और वहां पे अरेस्ट कर लिए जाते हैं श्रीलंका के फिशरमैन के द्वारा। ये सारी इशू निकल के आ रही हैं, और वो रिटर्न तो करते नहीं है क्या हम लोगों के बोट को, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, वो अपने लोगों को प्रदान कर देते हैं। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं अभी? 26 से 28 जून 1974 को प्राइम मिनिस्टर कौन थी, और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन? श्रीलंका के यहाँ पे इंदिरा गांधी इंडिया से थी, और ये श्री RD भंडारकर यहाँ से, ये लोग थे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं? RG भंडारकर प्रेसिडेंट थी। ये क्या चीज निकल के आ रही है? साइन करती हैं एग्रीमेंट और डीमार्केट करती हैं क्या? बाउंड्री। ये बाउंड्री, इसके अंदर इंडिया आ गया, इसके बाहर श्रीलंका आ जाता है। ऐसी चीजें 1974 में होती हैं। तो ये क्या चीजें दिखाती हैं? एक हिस्टोरिक पाक स्ट्रेट जो है वो एडम ब्रिज तक चीजें निकल के आती हैं। तो ज्वाइंट स्टेटमेंट होता है 74 में 28 जून को, कि जो स्टेट की बाउंड्री है वो डिफाइन कर दी जाती है। कहाँ से? तो जो लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल प्रेसिडेंट, ये चीजें बाउंड्री जो तय करी जाती है वो इसी कच्छातीवी आइलैंड से कर दी जाती है। यानी जो वेस्ट वाली चीजें हैं, वेस्ट कोस्ट ऑफ द अनइनहैबिटेड, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है। अब ये अगर आइलैंड है क्या, कच्छातीवी आइलैंड, तो वेस्ट इसका क्या होगा? यही ना होगा। तो यानी वेस्ट से, यानी कच्छातीवी आइलैंड सीधे सीधे श्रीलंका में दे दिया जाता है, यही याद रखिएगा, जो कि आपको जानने की जरूरत है। तो वेस्ट वाली पार्ट बाउंड्री कवर कर दी जाती है इंडिया वाले जोन में, और यहाँ से श्रीलंका वाला जोन हो जाता है। अभी आपको यहाँ पे डिटेलिंग दिखाया ही हूं, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मैं बता दिया, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही वाले चीज की बात करी जा रही है जो यहाँ पे कच्छातीवी आइलैंड दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं दिखा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं ओब रिवर की तरफ। ओब रिवर एक प्रकार से एशिया की जो रिवर है, सारी रिवर मैं कवर कर दूंगा। एशिया की जो भी इंपॉर्टेंट रिवर है वो आपके लिए हर प्रकार से बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम है इन द वर्ल्ड। अगर बात करी जाए, लार्जेस्ट है जो ड्रेन करती है आर्कटिक
ओशियन में। लार्जेस्ट रिवर है ये ऑब रिवर, याद रखिएगा। कहाँ से उद्गम है इसका, तो मुंगा रेगिन गोल मंगोलिया से निकलती है और फॉलो करती है नॉर्दर्ली कोर्स, जो लेक बैकल से चीजें निकलती हैं। कारांसो यार्क डैम यहाँ पे चीजें हैं, और ये ड्रेनिंग इनटू येनिसे गल्फ और कारासी। तो येनिसे गल्फ, कारासी, इसकी लोकेशंस आपको अभी दिखा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो येनिसे डिवाइड करती है वेस्टर्न साइबेरियन प्लेन इन द वेस्ट और सेंट्रल साइबेरियन प्लेन प्लेट्यू को इसको डिवाइड कर देती है। ये ड्रेन होती है लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल साइबेरिया में। चलिए देख लेते हैं इसकी अगर बात करी जा रही है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो कुकी बॉडी टू री इम्पोज ब्लॉकेड ऑन की हाईवे। जो कुकी ग्रुप है, दो ग्रुप हैं आपके कहाँ पे, मणिपुर में, जो वहाँ पे एथनिक वायलेंसेस हो रहा है, कुकी एंड मितई। इन दोनों ग्रुप में एथनिक 6 शेड्यूल को लेकर के लड़ाइयां चल रही हैं। कुकी को 6 शेड्यूल में डाला गया है, मितई इसकी डिमांड कर रही है। क्यों? कि बहुत सारी चीजें हैं, कल्चरल, ट्रेडिशनल, रिचुअल, गवर्नमेंट जॉब स्कीम्स, लैंड परचेजिंग, इन सब चीजों से ये वंचित है, इसीलिए यहाँ पे ये डिमांड करी जा रही है। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, तो ये कुकी वाले ग्रुप अलग साउथ में जाकर के रोड ब्लॉक कर दिए हैं, नेशनल हाईवे, जो वहां पे जाने की इजाजत नहीं देता है किसी को। दूसरी चीजें क्या है, जो मणिपुर की मितई ग्रुप है, वो यहाँ पे दूसरी जगह जाकर के ब्लॉक कर दी है रोड को। तो एक आपस में कहीं ना कहीं बाइफरकेट हो गया है, सेपरेशन हो गई है। कुकी इस जोन में रहेगी, मितई इस जोन में रहेगी, दोनों इधर से उधर अगर जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपस में ही लड़ाइयां हो जाएंगी। ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का अभी डिले चल रहा है, यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। इंपॉर्टेंट है आपको जानना, जो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। एक्टर रजनीकांत, जिनकी बात करी जा रही है, अभी मैं आपको दिखाया हूँ। तो रजनीकांत यहाँ पे अयोध्या विजिट किए हैं और अखिलेश से भी मिले हैं, और आपके चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ जो योगी हैं, उनका पैर छू के सम्मान बढ़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से चीजें चल रही हैं, जो आपको पता होना चाहिए। ये चीजें एक्स पे यादव ने यहाँ पे ट्वीट भी किया था, अखिलेश यादव ने। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। बांग्लादेश पुलिस यहाँ पे क्लैश कर रही है किसके साथ, जो भी सिविलियंस हैं, जो अपोजिशन हैं, एक्टिविस्ट, क्योंकि वहां पे भी इलेक्शंस होने वाले हैं। बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जो आपके पूरे इंडिया में कवर हो जाता है, और वहीं से होकर के आपका कौन सा मेघना रिवर कहाँ पे मिल जाती है, आपके गल्फ में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी का नाम यहाँ पे चोला लेक भी है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस कई बार बने हैं यूपीएससी में। इक्वाडोर कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे उनकी हत्या भी कर दी गई है। तो इंपॉर्टेंट है आपको जानना, इक्वाडोर कहाँ पे है, लोकेशंस कहाँ पे है। जो भी कंपेनिंग कर रहे हैं उस डर से क्या, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के कंपेनिंग करना पड़ रहा है। तो बहुत बुरा कंडीशन है इक्वाडोर में। क्यों? क्योंकि ड्रग की ट्रैफिकिंग चलती है वहां से लेकर के मैक्सिको, मैक्सिको से लेकर के यूएस, यूएस से लेकर के कनाडा तक, ये एक चैन सिस्टम बना हुआ है, जो आपको याद होना चाहिए। यूकाटन चैनल है, मैक्सिको के बगल में खाड़ी है, इस चैनल से यहाँ पे ट्रेड होती है, सी वे से ट्रेड होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पायरेट्स अभी भी घूमते रहते हैं। तो ये चीजें निकल के आती हैं। अब देखा जाए इक्वाडोर कहाँ है, तो ये देखिए लोकेशंस, पेरू और कोलंबिया, ये सारी चीजें इन कंट्री से बॉर्डर टच कर रही है। पैसिफिक ओशियन ये है, इक्वाडोर आपको यहाँ पे लोकेशंस दिखा दिया। यासनी नेशनल पार्क, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपको जानना। वैगरीज एंडेंजर ऑफ द स्पेस चंद्रयान 3 इज बिल्ड टू ब्रेव, यानी क्या बातें बोली जा रही हैं, जो अभी हम चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, किस व्हीकल से हम लोग चंद्रयान 3 को लॉन्च किए हैं, कमेंट सेक्शंस में जरूर लिखिए। तो यहाँ पे क्या चीजें बोल रहे हैं, 14 जुलाई को लॉन्च किए हैं, डेट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बना सकता है। चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च किए हैं, चंद्रयान 2 19 में लॉन्च किए, चंद्रयान 3 जो है अब हम लोग 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए हैं। तीनों का डेट याद होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट वर्क किया गया है। इस बार अगर बात करी जाए, थर्ड टाइम जो हम लोग स्पेस में भेजे हैं चंद्रमा में, पृथ्वी से लेकर के यहाँ पे चंद्रमा में, तो जो भी चीजें करती हुई चीजें यहाँ पे ट्रेजेक्टरी पहुंची है, यहाँ पे उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट कार्य किया गया जो कि बहुत चैलेंजिंग है। जैसे कि सोलर विंड की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, सोलर विंड किसको बोला गया है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय हो जाता है जब सोलर विंड चलता है। जैसे कि
बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग हॉट सरफेस स्टार्स पे हो जाते हैं, तो यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, अलग अलग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करते रहते हैं, जिसके कारण आपके जो भी स्पेस सब्जेक्ट हैं उसको इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। रिसेंटली लूना 25 जो रसिया रॉसकॉस्मोस, रसिया की स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, क्वेश्चंस कई बार पूछा है, तो रॉसकॉस्मोस है, याद रखिएगा। इंडिया का इसरो है, याद रखिएगा। चाइना का क्या है, चाइना का क्वेश्चंस मेरा आपसे। कनाडा का क्या है, जापान का क्या है, यूएसए का क्या है, ये सब कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसी सोलर विंड्स को लेकर के एक इशू निकल के आ रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर की बहुत सारी वेरिएशंस हो जाती है, -200 से लेकर के +200 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे चीज़ों की वेरिएशंस होगी। इसीलिए इसको कई लेयर की प्रोटेक्शंस दी गई है इस बार। अगर बात करी जाए, पिछली वाले को तो इतनी प्रोटेक्शंस हम लोग नहीं दिए गए हैं, लेकिन इस बार लेयर 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 बना करके प्रोटेक्शंस हम लोग देते हुए नजर आ रहे हैं कवर को, ताकि जो भी चीज़ें यहाँ पे डाली गई हैं इक्विपमेंट, वो आसानी से एग्जीक्यूट कर सके। ये सारी चीजें निकल के आ रही है। सोलर विंड से अगर बचेगी तो ये सारी चीजें लैंडिंग करेगी, और स्मूथ लैंडिंग अगर इस बार करी तो भारत के लिए अचीवमेंट अभी तक का स्पेस के फील्ड में सबसे अधिक होने वाली है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाएगी। देख सकते हैं, आपको कई बार कवर किया हूं, हवाई आइलैंड का एक छोटा सा आइलैंड मुई आइलैंड, वहां पे फ्लेयर्स दिख रहा है, यानी जो आग है वो आपको चपेटे में लेता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये आपको बैकग्राउंड डिटेल पुनः दे दूंगा, मैं कई बार दिया हूं, यानी 1-2 बार आपको दिया हूं, पुनः रिवाइज करा दूंगा। तो कनाडा, चाइना, क्रोएशिया, ग्रीस, पोर्तुगल, स्पेन, सीरिया, इन कंट्रीज में भी यहाँ पे फायर लगता हुआ नजर आ रहा है। फायर लगने के क्या कारण है, सबसे पहले जो यहाँ पे रेनफॉल है उसकी थोड़ी सी कमियां हैं, क्लाइमेट चेंज का कारण है, जो यहाँ पे हीट वेव डेवलप हो जाते हैं। पेड़ पौधों को सही प्रकार से प्लांटिंग नहीं होती है, केयर नहीं होती है, जिसके कारण उनकी पत्तियों में गर्म, जब वहाँ पे हीट वेव होती है तो हवाएं चलती हैं, जिसके कारण रगड़ से यहाँ पे क्या होती है, फायर हो जाती है। तो ये तो नेचुरल कॉजेज हैं। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज क्या होते हैं, यानी ह्यूमन मेड कॉजेज क्या होते हैं। तो जैसे कि कोई भी वहाँ पे ऑफिसर्स है, रोमिंग कर रहा है, कोई विजिट करने गया है इंटरनल फॉरेस्ट में, तो वो मान लीजिए सिगरेट पी रहा है तो भी आग लग गया, यानी बोन फायर कर रहा है तो भी आग लग गया। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे हवाई आइलैंड की बैकग्राउंड डिटेलिंग देखेंगे तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है जहाँ पे आग लगी है। तो याद रखिएगा, हवाई आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड है। अब यहाँ पे इसके अंदर कई सारे आइलैंड है, वो भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो लार्जेस्ट आइलैंड यूनाइटेड स्टेट के आसपास पड़ती है, जो कि हवाई आइलैंड बोला जाता है। साउथ ईस्टर्न मोस्ट हवाई आइलैंड की बात करें तो ये वॉल्केनिक आइलैंड है, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियंस में पड़ता है। 4028 स्क्वायर माइल्स के आसपास कवर करता है। 63% ऑफ हवाईयन आर्चिपिलागो की बात करी जाए, ग्रुप ऑफ आइलैंड जो प्रायद्वीप हैं, ग्रुप ऑफ, उसको आर्चिपिलागो बोलते हैं। तो ये लैंड मास को कवर करता है 63%। यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही है, तो बिग आइलैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हवाई आइलैंड की हम बात करें जो सबसे यहाँ पे बड़ा निकल के आ रहा है। कभी कभी इसको मोकू या कीवे आइलैंड भी बोलते हैं। अगर मोकू आइलैंड आ गया, कीवे आइलैंड आ गया तो भूलिएगा बिल्कुल भी नहीं। मौना कोय आइलैंड यहाँ पे, जो यहाँ पे वॉल्केनो के रूप में है लेकिन आइलैंड ही है, ये डोरमेंट स्टेज में है। हुलाई एक्टिव वॉल्केनो है। मौना लोय ये एक्टिव वॉल्केनो है जहाँ पे हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क है। क्यूलिया जो है एक्टिव है। ये सब नेशनल पार्क हैं। दूसरी तरफ क्या चीजें बोल रही है, यहाँ पे ग्रेट क्रैक भी है। ग्रेट क्रैक क्या है यहाँ पे, तो मान लीजिए जो लैंड मास है ना उसमें क्रैक्स आ रहे हैं, दरार आ रहे हैं। कितने माइल्स की, तो ये 8 माइल्स लॉन्ग, जो कि याद रखिएगा 8 माइल्स लॉन्ग है ये। और वाइड कितनी, 60 फुट वाइड, 60 फुट डीप। ये सब फीसर्स, फीसर्स क्या है, यानी क्रैक को ही फीसर्स बोला जा रहा है। किस डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पे आइलैंड वाले डिस्ट्रिक्ट कहू में हुआ है। अब लोकेशंस देख लिया जाए, कऊ में यहाँ पे फीसर्स हुआ है, याद रखिएगा, यानी लैंड फटा है, गहरी गई है, और यहाँ पे डिस्टेंस भी हुआ है। कहाँ पे आग लगा है, मऊ आइलैंड पे आग लगा है, याद रखिएगा। हुनुलुलु इसकी कैपिटल है हवाई की। हवाई सबसे बड़ी आइलैंड है, और यहाँ पे ये छोटी छोटी आइलैंड है जिसका नाम भी आपको जानना जरूरी है। तो लना आइलैंड और मोलोक्का आइलैंड और निहुई आइलैंड, क्यूलो आइलैंड, ये हवाईयन आइलैंड पैसिफिक ओशियंस में पड़ते हैं, जो कि आपको जानना जरूरी हो जाता है। कुछ न्यूज और फैक्ट्स को देखा जाए तो राहुल गांधी यहाँ पे लद्दाख में हैं, जो यहाँ पे विजिट किए हैं। चाइना वाले इशू पे लोगों से जांच करते हुए, यानी इंक्वायरी करते हुए नजर आ रहे हैं, जनता से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका क्या कंसर्न है, तो वो जो ग्रेजिंग फील्ड है ना, लैंड है, वो चाइना ऑक्युपाई कर लिया है। तो यहाँ पे ये सिचुएशंस है जो कि निकल के आ रही है।
रसिया की लूना 25 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे क्रैश हो गई है। यहाँ पे अनकंट्रोल्ड ऑर्बिट की वजह से जाकर के 20 अगस्त को ये चीजें क्रैश हुई हैं। स्पेन जो है वुमेन वर्ल्ड फीफा यहाँ पे वर्ल्ड कप जीतता हुआ नजर आ रहा है, किसको बीट करके? तो इंग्लैंड को हरा करके 1-0 से। याद रखिएगा क्वेश्चंस मेरा ये है आपसे, चलिए मैं दे दिया। ऑस्ट्रेलिया में चीजें ऑर्गेनाइज किया गया है। आप देख सकते हैं अभी आपको जो रिवर मैं बताया, वो रिवर सब यही रिवर है जो यहाँ से गुजर के जाती है। यहाँ पे ये आपका येनिसे रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना। ग्लोसरी की अगर बात करी जाए तो कॉग्लोमरेट का मतलब होता है बड़ी कंपनी, उसका सिनोनिम्स क्या होता है? कॉर्पोरेशन, कंबाइंड ग्रुप, ये सारे इसके सिनोनिम्स मैं दे दिया हूँ। डिजास्टर का क्या मतलब होता है? महाविपता आना, इसका सिनोनिम्स कैटास्ट्रोफ, कैलेमिटी, ये चीजें इसकी सिनोनिम्स दे दिया हूँ। अवेयरनेस का क्या मतलब होता है? सतर्कता, कॉन्शियसनेस, रिकॉग्निशन, रियलाइजेशन, ये सारे सिनोनिम्स दे दिया हूँ। आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी अगर आपका डाउट है तो वो क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शंस में उसका चीजें लिख देना है क्वेरी के रूप में, उसका आंसर आपको कुछ दिन के अंदर प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।